हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में जानेंगे इकोनॉमिक्स में से कौन सा पार्ट थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट है और कौन सा न्यूमेरिकल पार्ट जो आप लोगों को एग्जाम से पहले करके जाना है, प्लस जो पार्ट आप स्किप कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और कुछ बच्चों के मन में डाउट है, सर नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाले टॉपिक में से कौन सा न्यूमेरिकल करें, किस पार्ट को हम छोड़ दें, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन मेन कंपोनेंट को स्टार्ट करने से पहले, मेन कंटेंट स्टार्ट करने से पहले पहले बात करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में कि ब्लूप्रिंट हर एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितना क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा, कितना मैक्सिमम 4 नंबर का बनेगा, और किस टॉपिक में से 4 और 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले, ताकि मैं ये डिसाइड कर लूं प्रैक्टिकल पार्ट करूं या नहीं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 5 टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक का वेटेज 8 नंबर है। पहले चैप्टर में से क्वेश्चंस आने वाले हैं 6, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के रहेंगे। मतलब ये हो गया मेरा 5 नंबर। एक क्वेश्चन मेरा रहेगा 3 नंबर का, और 3 नंबर के क्वेश्चन में भी मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से एक मुझे करना होगा। तो यहाँ पर अब आप लोगों का डिस्क क्रिएशन है, नेशनल इनकम में से प्रैक्टिकल पार्ट करना है या नहीं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिकल पार्ट नहीं पढ़ा है या क्वेश्चन नॉलेज नहीं होने कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते कैसे हैं, वो भले ही स्किप कर दें। जो बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके लिए इस 3 नंबर के क्वेश्चन में एक मेरे हिसाब से रहेगा थियोरटिकल और एक रहेगा प्रैक्टिकल। तो आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यदि कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहें। लेकिन थियोरटिकल पार्ट यहाँ से आने वाला है, तो थ्योरी का भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे इसमें बात करने भी वाले हैं थ्योरी में किस किस पार्ट को हमें जरूर करके जाना है। अगला टॉपिक मनी एंड बैंकिंग। वापस वेटेज 8 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4। 2 क्वेश्चन यहाँ पर एक एक नंबर वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। 4 नंबर और 3 नंबर दोनों में आपके लिए चॉइसेस अवेलेबल होंगी। तीसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां मुझे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू निकालनी होगी। यहां से आप लोग देखोगे तो टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 8 नंबर के, जिसमें 2 क्वेश्चन मेरे रहेंगे एक एक नंबर के, और 3 क्वेश्चन मेरे रहेंगे 2 2 नंबर के। इसका मतलब कोई भी 3 नंबर और कोई भी 4 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर में हो सकता है एक प्रैक्टिकल आ जाए, हो सकता है 2 प्रैक्टिकल आ जाए। प्रैक्टिकल काफी छोटे रहेंगे, लेंथी प्रैक्टिकल नहीं होंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, जैसे मुझे एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू निकालनी हो टेबल के फॉर्म में, इस तरह के प्रैक्टिकल ही संभव है बनना। इससे ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। अगला कहता है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। टोटल चैप्टर का वेटेज 8 नंबर, क्वेश्चन आएंगे 6। 5 क्वेश्चन भी यहाँ से एक एक नंबर के हैं। ज्यादातर देखोगे तो आप एक एक नंबर वाले टॉपिक्स हमें ज्यादा देखने होंगे। एक एक नंबर का वेटेज काफी ज्यादा है। तो यहां से भी क्वेश्चन टोटल 6, नंबर 8, 5 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले, एक क्वेश्चन मेरा 3 नंबर का। आखिरी टॉपिक ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 6 क्वेश्चन 8 नंबर के। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन वापस एक एक नंबर वाले, और 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर के। तो टोटल मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, फिल इन दी ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, ये आने वाले हैं टोटल 18। 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे 6, और 3 नंबर वाले 2, और 4 नंबर वाला एक। इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में से टोटल 27 क्वेश्चन आने वाले हैं। वेटेज रहेगा 40 नंबर। अब माइक्रो की बात करें, माइक्रो में एक टॉपिक हट चुका है, आखिरी वाला, जहां मुझे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पढ़ना होता है, वो हट गया है। केवल टॉपिक है 5। 5 टॉपिक को हमने कन्वर्ट किया है, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया है 4 चैप्टर्स में। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर का टोटल वेटेज जो है, कुछ 4 नंबर ये, 2 नंबर ये, तो टोटल वेटेज है 6 नंबर, क्वेश्चन आएंगे 5। दूसरा टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें कवर होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड। टोटल चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे 7, इसका वेटेज रहेगा कुछ 12 नंबर। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के, 4 नंबर, 2 क्वेश्चन 2 2 नंबर के, अगेन 4 नंबर, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, अगेन 4 नंबर। तो टोटल मेरा कवरेज 12 नंबर। उसके बाद प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज भी आई थिंक कुछ 12 नंबर है, एक बार देख लेते हैं एक बार। 3 क्वेश्चन एक एक नंबर की, तो 3 नंबर ये हो गया। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 4 12। इस चैप्टर का भी वेटेज है 12 नंबर। आखिरी टॉपिक थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां मुझे पढ़ना होता है मार्केट के बारे में और इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालेंगे। इस टॉपिक में से टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 6। 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के, तो ये हो गया मेरा 3 नंबर, ये हो गया मेरा 4 नंबर, और ये हो गया मेरा 3 नंबर। तो 4 और 3 7 और 3 10, 6 क्वेश्चन, जिनका ओवरऑल वेटेज रहेगा 10 नंबर। तो 12 दूनी 24, 24 और 10 34, और पहला चैप्टर 6 नंबर का, ये हो गया मेरा टोटल 40।
24 क्वेश्चन आएंगे, 40 उसकी मार्किंग रहेगी। 7 और 3 10 और 4 14, 14 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले। पहले पार्ट में से 18 क्वेश्चन एक एक नंबर वाले हो गए, टोटल 32। छह फिर अपना 6 वेरी शॉर्ट यहाँ से आ रहे हैं, 4 वेरी शॉर्ट इसमें से आएंगे, सॉरी 6 वेरी शॉर्ट यहाँ से आएंगे, हो गए टोटल 12। और दो लॉन्ग आंसर 3 3 वाले यहाँ, दो लॉन्ग आंसर 3 3 नंबर वाले मैक्रो में से, और दो 4 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे माइक्रो में से, एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा मैक्रो में से। ये बात थी ओवरऑल ब्लू प्रिंट के बारे में। चैप्टर वाइज अब यहाँ से कंक्लूजन क्या कहता है। नेशनल इनकम वाले में से 5 मेरे एमसीक्यू टाइप फिल इन दी ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आने वाले, मतलब एक एक नंबर वाले। तो यहाँ मुझे एक एक नंबर की तैयारी ज्यादा करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले में से दो दो और एक एक नंबर वाले ही क्वेश्चन हैं, तो वेरी लॉन्ग और लॉन्ग नहीं आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करूंगा। गवर्नमेंट बजट वाले में से 5 क्वेश्चन, यहाँ से 4 क्वेश्चन, तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन का टोटल वेटेज 32 नंबर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है कवर। अब बात करें चैप्टर वाइज कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो के अंदर सबसे पहला है गुड्स और गुड्स का क्लासिफिकेशन। गुड्स जितने भी टाइप्स के हैं, गुड्स की जो भी डेफिनेशन है, चाहे डेफिनेशन कंज्यूमर गुड के कंटेक्स में हो, प्रोड्यूसर गुड्स के कंटेक्स में हो, फाइनल गुड हो, इंटरमीडिएट हो, कोई सा भी गुड हो, उसकी डेफिनेशन एज इट इज याद करके जानी है। या फिर हो सकता है एग्जाम में मुझे 3 4 गुड्स के नाम दे रखे हो, उसमें से आइडेंटिफाई करना हो कंज्यूमर कौन सा है, प्रोड्यूसर कौन सा है, इस टाइप। फिर अगला इसके बाद एक्सपेंडिचर जितने भी है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, फॉरेन सेक्टर का एक्सपेंडिचर है, वो सारे एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पता होना जरूरी है। या फिर एक ये फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, आपको डेफिनेशन लिखी होगी, बतानी होगी ये डेफिनेशन किस कंपोनेंट की है। इसके बाद एग्रीगेट नेशनल इनकम के कौन कौन से हैं, टोटल 8 एग्रीगेट है, हर एग्रीगेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और डोमेस्टिक और नेशनल इनकम का एग्रीगेट कौन सा है ये पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद डिस्पोजेबल इनकम, इसकी डेफिनेशन, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की डेफिनेशन एक नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करने वाले 3 मेथड्स हैं, ये मेथड्स का इनकेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, फॉर्मूला एज इट इज याद करके जाएं। एग्जाम में हो सकता है फॉर्मूला ही पूछ ले, एक या फिर तीनों, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखे जाने हैं। फिर इसका प्रीकॉशन पूछ सकता है एक नंबर में कि मैं इनकम मेथड यूज कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर यूज कर रहा हूँ, या फिर वैल्यू एडेड यूज कर रहा हूँ, कौन सा प्रीकॉशन मुझे ध्यान रखना है उस समय। इसके बाद नॉमिनल एंड रियल जीडीपी ये आ सकता है वापस 3 नंबर में, और जीडीपी एंड वेलफेयर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी और वेलफेयर का क्या मतलब है, इसके कौन कौन से एक्सेप्शन है, कोई एक या दो एक्सप्लेन कर। तो ये बात थी ओवरऑल सबसे पहले टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की। बात आती है प्रैक्टिकल की, तो जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्रैक्टिकल, बिल्कुल छोड़ दें। प्रैक्टिकल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पूरा एक साथ थ्योरी कवर कर लें। थ्योरी में जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक 100% करें, और जितना भी नेशनल इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले 3 मेथड हैं उनका फॉर्मूला एज इट इज याद कर लें। जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो एज इट इज याद कर लें, जो मैंने 6 एग्रीगेट बताए हैं। एग्रीगेट मतलब जो 6 कंपोनेंट से मिलकर 8 एग्रीगेट बने हैं, तो 6 कंपोनेंट एज इट इज याद करने हैं, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस वाले, नेशनल डोमेस्टिक वाले, और एक जो है डेप्री नेट और ग्रॉस वाला। ये बात थी चैप्टर नंबर 1 की। अब बात करें चैप्टर नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग। तो यहाँ से मनी सिस्टम और बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन, मनी सिस्टम की ड्रॉबैक्स और बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस, ये 2 नंबर में आ सकता है, और डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर में। इसके बाद बैंकिंग वाले टॉपिक में से एक एक नंबर की डेफिनेशन है कंटेक्स्ट में, स्प्रेड, सीआरआर की डेफिनेशन, एसएलआर की डेफिनेशन, बैंक रेट की, रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, या फिर हाई पावर्ड मनी की, या डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट की, मनी मल्टीप्लायर की, मार्जिन। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी आ सकता है 1 नंबर में। इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए अगर इसमें से आता है तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किस ईयर में हुआ, बैंक की क्या डेफिनेशन है, सेंट्रल या फिर कमर्शियल बैंक की फंक्शंस, कमर्शियल बैंक के सॉरी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, मनी क्रिएशन की पॉलिसी, और टूल्स जो अप्लाई करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इन तीनों क्वेश्चंस में से गारंटी तीनों के तीनों मिलने की उम्मीद है, या फिर हो सकता है 2 मिले, 2 से कम नहीं मिलेंगे। या तो हो सकता है सेंट्रल बैंक का फंक्शन आ जाए, मनी क्रिएशन पॉलिसी आ जाए, या फिर हो सकता है सेंट्रल बैंक के फंक्शन और टूल आ जाए मनी क्रिएशन का, मनी को कंट्रोल करने का। तो ये बात थी चैप्टर नंबर 2 की मनी एंड बैंकिंग। जो मैं स्टार लगाता हुआ जा रहा हूं, ये तो एज इट इज करने हैं। और दूसरी बात, इस एंटायर कंटेंट की पीडीएफ चाहते हैं वो हमारे एजुकेशन इनसाइट ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये सारे प्रिंट आउट निकलवाएं, प्रिंट आउट निकालने के बाद जिस सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं उस बुक के फ्रंट पेज पर ही चिपका लें, ताकि ये क्लियर हो जाए हमें कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा फोकस से पढ़ना है, ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना है। बात करें अगले चैप्टर की, अगला है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक में से
एक नंबर के दो क्वेश्चंस और दो दो नंबर के तीन क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई भी तीन या फिर चार नंबर का नहीं है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एडीएएस सेविंग, इनकी डेफिनेशन, एमपीएस, एमपीसी, एपीसी, एपीएस, इनकी डेफिनेशन प्लस इनका फॉर्मूला, ऑटोनोमस कंजम्पशन का क्या डेफिनेशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर में। फिर इसके बाद एडी का कर्व किस तरह से बनता है, इन्वेस्टमेंट कर्व है, सेविंग कर्व है, कंजम्पशन कर्व है, ये सारे कर्व बनाना आना चाहिए। कर्व के लिए मैंने आपको स्पेसिफिक बताया है, जब भी कोई ग्राफिकल आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल प्लॉट करना है वो प्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल प्लॉट करना है वो प्रेजेंट करेंगे, वैल्यू प्लॉट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सबकी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, ये भी एक नंबर के लिए है इंपॉर्टेंट। इसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से किस तरह से इनकम क्रिएट होगी, वो पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़ के जाना है, हो सकता है उस मैकेनिज्म के ऊपर ही दो नंबर का क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट दो नंबर के लिए, और आखिरी में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन अदर कंपोनेंट के साथ, जैसे गवर्नमेंट टैक्स रेट कर देती है इंक्रीज तो क्या इफेक्ट आएगा, लोगों की यदि इनकम बढ़ने लगी या लोग कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तब क्या इफेक्ट आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में दो नंबर के लिए। बात करें अगले टॉपिक की, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नमेंट बजट का एक तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव यहां से 3 नंबर में गारंटी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर में मेरे पास दो चॉइसेस होंगी, एक चॉइस में गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, गारंटी की बात। टॉपिक की बात करें तो गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव तीन मेनली याद रखें, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट इनकी डेफिनेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकी डेफिनेशन, प्लस इन सभी के कंपोनेंट। कंपोनेंट के कंटेक्स्ट में जो रेवेन्यू रिसीट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू के अंदर दो तरह की रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स, इन दोनों के कंपोनेंट पूछ सकता है आईबीएसई बोर्ड हिस्सा। फिर अगला है गवर्नमेंट बजट के टाइप्स कितने हैं, तो तीन टाइप का गवर्नमेंट बजट है, एक तो बैलेंस्ड, एक अनबैलेंस्ड के अंदर सरप्लस या फिर डेफिसिट, और डेफिसिट फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड है। सारे टाइप्स के फॉर्मूलेस मतलब कैसे वैल्यू निकालते हैं वो याद रहना चाहिए। ये बात थी गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी की। आखिरी है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक का कवरेज, एक नंबर के चार क्वेश्चंस, दो नंबर के दो क्वेश्चंस, तो मतलब टोटल कवरेज 8 नंबर। इंपोर्टेंट ओपन इकोनॉमी की डेफिनेशन, क्लोज इकोनॉमी की डेफिनेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन, बीओपी और बीओटी इन दोनों में खासकर आपको अंतर पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे निकालते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन है ये पता होना जरूरी है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट है करंट और कैपिटल, इनमें कौन कौन से अंदर हम एलिमेंट करते हैं इंक्लूड, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। अगला कहता है डेफिनेशन, चाहे वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की हो, फ्लोटिंग की हो या मैनेज फ्लोटिंग की हो, इनमें से तीनों में से एक डेफिनेशन मेजर फ्लोटिंग या फिर मैनेज फ्लोटिंग देखने को मिल सकती है। फर्दर बीओपी के टाइप्स कितने हैं, डिफरेंस करंट और कैपिटल अकाउंट में आ सकता है 2 नंबर में। और जो इम्पैक्ट रहेगा एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल वाली एक्सचेंज रेट चेंज होती है तो क्या इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ग्राफ के साथ 2 नंबर में। अगला कहता है एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, फ्लोटिंग मैकेनिज्म में। और आखिरी ओपन इकोनॉमी में कौन कौन से मोड हैं दो इकोनॉमी का एक साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पार्ट ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में से। बहुत सारे पार्ट ऐसा हो सकता है हमने स्किप कर दिए हो, मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही बताए हैं। मेरी एस्टिमेशन और एक्सपेक्टेशन दोनों ही है कि जो 80 नंबर का पेपर आएगा इन सभी टॉपिक्स के अंदर से ही आएगा। ये बात थी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब बात करें माइक्रो। माइक्रो में पहला टॉपिक 6 नंबर, दूसरा 12, तीसरा 12, फिर 10 और फिर 8। मतलब आखिरी टॉपिक शायद कुछ 10 नंबर का, 8 वाला तो नहीं, 10 नंबर। तो पहले टॉपिक में से एक तो सेंट्रल प्रॉब्लम, उनके बारे में पता होना जरूरी है। सेंट्रल प्रॉब्लम के बाद माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंसेस, फिर इसके बाद डेफिनेशन एक एक नंबर के लिए, इकोनॉमिक एजेंट की डेफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, स्कैरसिटी है, मार्केट इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। फिर है पीपीसी का शेप डिफरेंट कंडीशंस में, जब स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट है, तब पीपीसी का क्या शेप होगा। इसके बाद पीपीसी और पीपीएस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट और स्केड्यूल की क्या डेफिनेशन बनेगी, इकोनॉमी के टाइप्स में डिफरेंसेस, और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। पहले चैप्टर में वैसे ही टॉपिक कम है तो मेरे हिसाब से हमने सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तो पीपीसी के बारे में डिटेल में पढ़ के जाएं, इकोनॉमी के टाइप जितने भी हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाएं, और ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन। और इसके साथ माइक्रो मैक्रो का भी डिफरेंस वो तो याद होनी चाहिए, माइक्रो मैक्रो दो ही बुक हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला कहता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्लस डिमांड। इसके अंदर ये टॉपिक काफी बड़ा है, प्लस इसका
चैप्टर का कवरेज भी बहुत ज्यादा है, जो है 12 नंबर हाईएस्ट है इसका और अगले वाले टॉपिक का। तो 12 नंबर के लिए सबसे पहले कंज्यूमर की डेफिनेशन, यूटिलिटी की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, बजट लाइन की डेफिनेशन 1 नंबर के लिए। फिर एलडीएमयू के अंदर टी और एमयू में रिलेशन, बजट लाइन की क्या डेफिनेशन और किस तरह से बनेगा ग्राफ, और इंडिफरेंस कर्व का किस तरह से डेफिनेशन और किस तरह से ग्राफ। इंडिफरेंस कर्व के अंदर प्रॉपर्टीज भी कवर करनी है, हो सकता है एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए प्रॉपर्टीज। फिर शिफ्ट एंड मूवमेंट कैसे होगा बजट लाइन का, 1 नंबर के लिए रीजन आ जाए। ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके बाद कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड स्केड्यूल की डेफिनेशन, डिमांड कर्व की डेफिनेशन, और स्केड्यूल और टाइप दोनों के, स्केड्यूल और कर्व दोनों के टाइप्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट, इसके बारे में डेफिनेशन पता होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में 80 नंबर में मेरे हिसाब से आरबीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देती है डेफिनेशन बेस्ड, ज्यादातर डेफिनेशन बहुत पूछती है। तो डेफिनेशन सारे आइटम्स की पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ग्राफिकल बेस्ड, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बीच का रिलेशन, किस तरह से ग्राफ बनेगा इन दोनों का, और गिफिन और नॉर्मल गुड का ग्राफ किस तरह से बनेगा, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड में क्या डिफरेंस है, किस तरह से इनके ग्राफ बनते हैं वो भी बताना जरूरी है। तो कहता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के बाद लॉ ऑफ डिमांड में शिफ्ट कैसे होगा, डिमांड कब और मूवमेंट किस तरह से होगा, और आखिरी में प्राइस इलास्टिक डिमांड, इसकी पांचों डिग्रीज हैं, उस डिग्री में प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने के लिए परसेंटेज मेथड सबसे ज्यादा है इंपोर्टेंट। ये बात थी डिमांड वाले टॉपिक की। अगली है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, चैप्टर का कवरेज वापस 12 नंबर, हर एक वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ इन्वॉल्व है, 3 नंबर, 3 क्वेश्चन 1 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर, 3 और 4 नंबर के में मेरे पास रहेगी चॉइस। 1 और 2 नंबर के लिए प्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन है, प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन, कॉस्ट की डेफिनेशन, इम्प्लीसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट की डेफिनेशन। हो सकता है आपको इम्प्लीसिट या फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट के 4 आइटम्स गिवन हो, 3 आइटम्स गिवन हो, वहां आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा इम्प्लीसिट है कौन सा नहीं है। इसके बाद प्रोडक्ट और कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, हर एक प्रोडक्ट चाहे एमपीओ टीपीओ एपीओ, कॉस्ट चाहे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो, टोटल वेरिएबल हो, टोटल कॉस्ट हो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल हो, एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, कोई सी भी कॉस्ट या फिर प्रोडक्ट हो, इन सबके फॉर्मूलेज पता होना जरूरी है। हो सकता है फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाए, या हो सकता है टेबल आपको गिवन हो, वहां आपको फिल इन दी ब्लैंक्स वाली वैल्यू निकालनी है। एएफसी का शेप, एएफसी का क्या ग्राफ बनता है ये पता होना जरूरी है। कौन कौन से कर्व यू शेप होते हैं ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में या तो एमसी और एसी का रिलेशन आ सकता है, या फिर इसी में आपके लिए और में दिया होगा एमसी और एवीसी का रिलेशन। 4 नंबर के लिए टीएफसी टीवीसी और टीसी का रिलेशन, या फिर 4 नंबर में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सारे मैंने कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोडक्शन कॉस्ट वाले में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही बताए हैं। यहाँ पर आप या तो ये वाला रिलेशन पढ़ के जाएं या ये वाला रिलेशन पढ़ के जाएं, इन दोनों में से एक जरूर पढ़ के जाएं। 6वीं और 7वीं में या तो टीएफसी टीवीसी और टीसी का रिलेशन देख के जाएं, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन देख के जाएं। इस टीएफसी टीवीसी और टीसी वाले में केवल हमें रिलेशन लिखने होंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन वाले में मुझे तीनों स्टेज एक्सप्लेन करनी होंगी। अब बात करें अगले टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आखिरी है, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन 1 नंबर, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम प्राइस की, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की और मार्केट इक्विलिब्रियम की, प्लस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की डेफिनेशन, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स भी आ सकते हैं 2 या फिर 3 नंबर के लिए। फिर बात करें एआर टीआर और एमआर के बीच का रिलेशन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इन सबके फॉर्मूले। हो सकता है आपको केवल एक प्राइस गिवन हो, वहां से ड्राइव कर सकता है टीआर एमआर और एआर की क्या वैल्यू निकलेगी इस तरह से। फिर टीआर एमआर और एआर के बीच का रिलेशन, या फिर एमआर और एआर के बीच का रिलेशन 2 नंबर में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के फीचर्स, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस प्लानिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में। इन दोनों के ग्राफ किस तरह से बनेंगे, और फिर साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। ये वाला टॉपिक काफी सिंपल है, 6 नंबर वाला, जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, जहां पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, 2-3 केसेस अलग अलग गिवन होंगे, उस हर केस में मुझे बताना पड़ेगा इफेक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या रहेगा। आखिरी में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, या तो एमआरएमसी या फिर टीआरटीसी अप्रोच से। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 नंबर में, 2 चॉइसेस अवेलेबल होंगी, तो या तो एमआरएमसी अप्रोच बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएं, या फिर टीआरटीसी अप्रोच बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाएं। ये बात थी ओवरऑल माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम से पहले करके जाने हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर नहीं किए हैं क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लेकिन आपको लगता है कि सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो आप बिल्कुल वो करके जाएं। ये बात थी ओवरऑल कि कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं। इनकेस जिन बच्चों को इस टॉपिक की चाहिए पीडीएफ, तो हमारे एजुकेशन इनसाइट्स ऐप पर अवेलेबल है। हम पहले ही
अकाउंट्स के बारे में कंप्लीट बता चुके हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको करके जाना है, कौन सा आप स्किप कर सकते हैं। हमने अकाउंट्स का क्रैश कोर्स भी कर चुके हैं कंप्लीट। अकाउंट्स के लिए हम 350 कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन की भी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में हम अपना क्रैश कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे ही जो भी आप हमारा कंटेंट लेना चाहते हैं, हमारा एजुकेशन इनसाइट्स ऐप डाउनलोड करें और वहां से इजीली आप कंटेंट देख पाएंगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक बुक हमने पब्लिश की है जिसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तीनों के चैप्टर वाइज और एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जितना भी हम डिस्कस करते हैं अपने क्रैश कोर्स में या अपने किसी भी क्लास में, वो सारा इस बुक की सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल रहेगा। बुक को परचेज करने के लिए नंबर आपके पास गिवन है, इसकी प्राइस है 299। जिन्हें परचेज करना है तो नंबर पे कांटेक्ट कर लें, या फिर इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार वीडियो जाकर चेक कर लें। इनकेस दिक्कत तब भी आती है तो इस नंबर पे फोन कर लें, एसएमएस कर लें, कुछ भी कर लें, और आप इन्फॉर्मेशन इजीली प्राप्त कर पाएंगे। ये बात थी ओवरऑल इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा टॉपिक है इंपॉर्टेंट उसके बारे में। तो ऐसे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक जुड़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।